वेलकम एवरीवन इन नेटजी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी स्टीरियो आइसोमरिज्म पे बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि स्टीरियो आइसोमर्स को आपको 3 पार्ट में कवर करना है। 3 अलग अलग डिफरेंट केस लेने हैं। फर्स्ट केस फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, देन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और फिर थर्ड केस में हम लोग को कंसिडर करना रहता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस को, जिसमें टेट्राहाइड्रल में तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता ही नहीं है और स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होते। तो ये दो केसेस को हमने पिछले क्लास के पिछले वीडियो में कवर कर लिया है बच्चों। आज हम लोग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स से बात करेंगे और ऑक्टाहाइड्रल में भी दो डिफरेंट केस लेंगे, एक फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड और सेकेंड फॉर बाइडेंटेड लिगेंड। और यकीन कीजिए हाईली इंपॉर्टेंट जोन है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी या किसी डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी। और वीडियो के बाद एक एक सवाल आपसे लगेंगे, एक एक सवाल बनाने में आप सभी कैपेबल होंगे, इस चीज की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ये आप जानिए कि यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है। स्ट्रक्चर तो हमने बनाया ही था, 6 डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं इसमें। तो मान लीजिए ये मेटल है और इसके चारों ओर जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, सभी ओर से क्या है, लिगेंड से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या है, अटैच्ड है। लिगेंड अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, यहां भी और ये भी। करना क्या रहता है कि एक समझ लीजिए, एक तो आप लोग ऐसे स्क्वायर प्लेनर टाइप का ज्योमेट्री बनेगा, ओके, और फिर ये ऐसे बनेगा। समझिए पूरी बात को। तो ये बना आप लोग का एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड टाइप का आप ऊपर से भी और नीचे से भी करेंगे। अब जब आप ऐसा करेंगे तो इसमें थोड़ा सा मैं लिगेंड का नंबरिंग कर देता हूं बच्चों, क्योंकि यहीं से हम लोग को सिस और ट्रांस पहचानना है। लिगेंड ये सेकेंड, ये थर्ड लिगेंड, ये फोर्थ लिगेंड, ये फिफ्थ लिगेंड और डियर स्टूडेंट ये सिक्स्थ लिगेंड है, जिसमें ये वाला जो सिरा है ये आपकी ओर निकला हुआ है और ये जो है ये इनसाइड द बोर्ड है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देख लीजिए 2 3 5 6, 2 3 5 6 ये क्या है, स्क्वायर के प्लेन पे है। और 1 क्या है, 1 आपकी ओर आया हुआ है। सिमिलरली 2 3 5 6 पीछे भी है और 4 क्या है, तो 4 पीछे की ओर छुपा हुआ था। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो 4 क्या है, पीछे की ओर छुपा हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि आप जब सिस स्ट्रक्चर लेंगे तो सिस में आपको कितना डिग्री पे काम करना रहता है भैया, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जब आप काम करने जाएंगे, पहले आप सिस और ट्रांस का लोकेशन पहचानिए। और पढ़ाई किस पे करनी है, तो पढ़ाई ट्रांस पे करनी है, तभी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर को अच्छे से समझने में कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा सिस कौन कौन सी ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। सिस मतलब 90 डिग्री, तो भैया स्क्वायर के ईच एंड एवरी साइड 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ये हम सबको पता है। तो हर साइड आपस में एक दूसरे के साथ सिस बनेगी, मतलब 2 3 म्यूचुअली सिस है, 3 5 स्क्वायर का पार्ट है ना, तो ये भी सिस है, ऐसा मान लो स्क्वायर का पार्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है। 5 6 भी क्या हो गया बच्चों, सिस हो गया। और 6 2 भी क्या हो गया, सिस हो गया। इसके अलावा अगर आप ये 1 देखेंगे, समझिएगा बात को, ये जो 1 है ये एक प्लेन समझ लो, ये एक प्लेन है और ये 1 वाला जो पार्ट है इस प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर निकला हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर इस प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अगेन 90 डिग्री। कोई भी परपेंडिकुलर अपने प्लेन के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो डियर स्टूडेंट ये जो 1 है, ये इस पूरे प्लेन के 90 डिग्री है। इसका मतलब इस प्लेन पर, सॉरी ऐसा करता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, इस प्लेन पे जो भी कंपोनेंट है उन सबके भी 90 डिग्री है, मतलब उन सबके भी सिस लोकेशन पे है। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो टॉप और जो बॉटम की ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर ज्योमेट्री के हमेशा क्या रहेगी, सिस लोकेशन पे लोकेट रहेगी। तो 1 का लोकेशन 2 के साथ सिस आएगा, सिमिलरली 1 का 3 के साथ भी सिस आएगा, 1 5 भी सिस होगा और 1 6 भी सिस होगा। एज वेल एज ये जो 4 है ये भी परपेंडिकुलर निकला हुआ है, तो इस पूरे प्लेन के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। तो प्लेन के हर कंपोनेंट के साथ इसको 90 डिग्री कंसीडर करना और सिस बोलना।
मतलब 4 का प्लेन के साथ, मतलब 4 2 4 3 4 5 और 4 6, टोटल 6 की कितनी पॉसिबिलिटी हो गई डियर स्टूडेंट? तो ये साफ हम लोग को दिख रहा है कि 6 की अब पॉसिबिलिटी हो चुकी है 12। पर मैं बार बार कहता हूं कि हमारा पढ़ाई का फोकस कहां जाएगा? ट्रांस पे, क्योंकि ट्रांस की पॉसिबिलिटीज कम आती हैं। और आपको जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेना है तो किसी को भी आप लेके काम कर सकते हो, आइदर सिस और ट्रांस। ट्रांस के केसेस कम रहेंगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो चलो अब ट्रांस में आ जाता हूं कि इसके ट्रांस के लोकेशन कहां कहां आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ट्रांस मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो 2 5 म्यूचुअली ट्रांस है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये 2 और ये 5 डायगोनल हो रहा है ना, ट्रांस। 3 6 भी क्या है? ट्रांस। और 1 4 भी क्या है? 180 डिग्री बनाता हुआ दिख रहा है, तो ये भी है ट्रांस। तो हम लोगों ने पूरी ज्योमेट्री में ये बात समझा कि ऑप्टिकल आइसोमर में, सॉरी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिस के टोटल 12 पॉसिबिलिटीज और ट्रांस के टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होंगे। आज हम लोग को इनके पहले मैं पहला केस कवर करवाऊंगा मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। तो मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में कितने ज्योमेट्रिकल और कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे वो पूरी बातें पढ़नी है। आपने पिछले क्लास में एक बात तो समझ ली थी कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मोस्टली रिप्रेजेंट नहीं करते, बट ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होंगे यहां आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के केस पे भी फोकस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलो हम लोग फोकस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे भी, पर उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि भैया आप पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, कैसे फॉर्म होता है, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू देख लीजिए, ठीक है। तो मैं यहां पर अलग से हेडिंग चला दे रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इस किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो सबसे पहले बच्चों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों होगा? तो इट occurs due to polarization of plane polarized light, plane polarized light। जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है वो लाइट बीम्स के पोलराइजेशन के कारण जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए मेरा एक कोई भी लाइट बीम आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में आते जा रहा है, और यहां पर मैंने एक ग्लास रख दिया। ओके, जब मैंने यहां पर बच्चों ग्लास रखा तो ये लाइट बीम यहां से निकलेगा और उसके सामने फिर आपने कुछ और सिस्टम जनरेट किया, चाहे क्राउन ग्लास रखिए, फ्रंट ग्लास रखिए, जो भी है, तो ये लाइट बीम ऐसे परपेंडिकुलर होके निकल जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर केस में लाइट बीम पोलराइज नहीं हुआ है, याद रखो यहां लाइट बीम पोलराइज नहीं हुआ है। बट अगर मैं ऐसा किया कि यहां पर लाइट बीम, ये जो है हमारा ये नो पोलराइजेशन का केस है, और जब नो पोलराइजेशन है बच्चों तब कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है। बट बाई चांस सेकंड केस ऐसा हो जाएगा, हमारा सेकंड केस बच्चों ऐसा है कि लाइट आई, उसको जाना तो ऐसा स्ट्रेट पाथ था, एक मिनट इसको ब्लू कलर से बनाया तो यहां भी ब्लू कलर से ही बना देता हूं, उसको जाना तो ऐसे परपेंडिकुलर था, ठीक है। बट इस बार लाइट बीम क्या हो गई? पोलराइज हो गई। पोलराइज का मतलब क्या होता है? किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाना, डाइवर्ट कर जाना। इलेक्शन के टाइम आप लोग बड़ा सुनते होंगे कि वोटों का पोलराइजेशन किया जा रहा है, जिस कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कहीं पर इस्लामिक कम्युनिटी ज्यादा है, वहां पर इस्लाम को टिकट दिया जाता है, ऐसा होता है ना इलेक्शन में। या कहीं पर मान लीजिए पंडित लोग की आबादी ज्यादा है, या ऐसा हर जगह देखा जाता है, भारत में जाति कार्ड खेला ही जाता है, आप सबको पता है इलेक्शन में, क्योंकि वहां पर वोट को क्या किया जाता है? पोलराइज। मतलब आप अगर उस कम्युनिटी के पर्सन को अगर खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? वो कम्युनिटी का वोट उसको मिल जाएगा और वो इलेक्शन जीत जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, हमारे रियल लाइफ में हमको देखने मिलता ही है। तो यहां पे बच्चों लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब लाइट किसी एक डायरेक्शन में क्या करेगी? बेंड कर जाएगी। अब एक डायरेक्शन में बेंड कैसे करेगी? तो या तो हो सकता है वो लाइट क्लॉकवाइज बेंड कर जाए, मतलब पहले उसको परपेंडिकुलर जाना था, बट अब क्या कर रही है वो लाइट? हमेशा एंगल तो आप ऐसे मेजर करेंगे, तो ये एंगल बनाया थीटा, कैसा ये रोटेशन? क्लॉकवाइज। या हो सकता था डियर स्टूडेंट सेकंड केस कि वो लाइट हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड कर जाए, लाइक दिस, लाइक दिस। अब देखिए, अब आप एंगल कहां से बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एंगल थीटा।
तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो लाइट बीम के पोलराइजेशन से जो डायवर्जन होता है या आइदर क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इसी से जन्म लेता है कौन, हमारा ऑप्टिकल आइसोमर। और याद रखो बच्चों, जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उससे हमारा बनता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेशन, और ये कहलाता है हमारा लीवो रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को आप क्या नाम देंगे, लीवो रोटेशन। थोड़ा और डिटेल में करता हूं मैं, यहां तक की आप चीजें नोट कर लीजिए कि लाइट का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब रिप्रेजेंट किया जाएगा, जब लाइट का पोलराइजेशन हो, मतलब वो अपने पाथ से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज पोलराइज हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, मुड़ जाए, तब ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट होता है। अब प्यारे बच्चों, एक दो लाइन में इसमें और लिखवा देता हूं, यहां से आप सीखने वाली एक दो बातें। सेकेंड पॉइंट इसी में, ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज डिसाइडेड बाय enantiomeric pair। enantiomeric पेयर क्या होते हैं, तो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, जो बिल्कुल भी एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं करते, मींस सिमेट्रिकल नहीं होते। enantiomeric पेयर मींस, मैं एक ही लाइन में और बोलूंगा कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चाहिए तो आपको एसिमेट्रिसिटी चाहिए, या क्या चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे को सुपर इंपोज या सिमेट्रिकल केस जनरेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों ध्यान देना कि मान लो यहां पर मेरा एक कंपाउंड है और ये मेटल है, उससे लिगेंड जुड़े हुए हैं, ए, यहां पर बी है, ये सी है, और ये मान लीजिए आपका डी है, ठीक है। इसी का मैंने मिरर इमेज बना दिया। जैसे ही मैंने मिरर इमेज बनाया, आप समझ गए कि भैया ए और सी को तो कोई लेना देना नहीं है, बट बी और डी की पोजीशन चेंज हो जाएंगे। अब बी इधर आ जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट का कहां पहुंच जाएगा, राइट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि फिलहाल के लिए रोटेशन पहले कैसा था, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेशन था तो आप इसको क्या बोलते थे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेशन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होके कैसा है बच्चों, एबीसीडी अगर आप कहते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो दिस इज लीवो रोटेटरी या लीवो रोटेशन। लीवो रोटेशन, और ये दोनों म्यूचुअली आपस में क्या है, इनांशियोमर है। ये लोग क्या है, इनांशियोमर, बिकॉज मिरर इमेज है, और इनांशियोमेरिक पेयर कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते, दैट मींस दे आर एसिमेट्रिकल। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप सारी बातें भूल जाओ, बस एक बात याद रखो, कंपाउंड मस्ट हैव एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तभी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बनेगा, आइसोमर कहलाएगा। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का चांस बनेगा जब कंपाउंड क्या रहे, एसिमेट्रिक रहे। जहां सिमेट्रिसिटी का एक सिंगल केस भी जनरेट हुआ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं होने वाला, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए, जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा, कोई भी ऑप्टिकल कंपाउंड, अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेशन भी रिप्रेजेंट करेगा और वो लीवो रोटेशन भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि हर एक ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड दो कंपाउंड कंसीडर करना, एक डेक्स्ट्रो रोटेशन जिसको आप लोग डी बोलेंगे, और एक एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ग्लूकोज एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो ये ग्लूकोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो आपने डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज नाम सुना है ना, नहीं तो इस साल बायोमोलिक्यूल में सुनोगे। तो क्यों डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज बोल रहे हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और वो दो फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन। तो ये है पूरी कहानी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। अब प्यारे बच्चों, आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग को इतना 3 डायमेंशन में जाके चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाने वाला हूं, उससे सारी चीजें बहुत ही आसानी से कवर होने वाली हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक साथ पढ़ना। और एक साथ पढ़ने में मैं पहले से हेडिंग डाल दे रहा हूं, फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड पे बात चल रही है। बात किसकी चल रही है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स की। बाइडेंटेड लिगेंड्स का हम लोग इसके बाद कवर करेंगे। चलिए, पहला मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चर है Ma6 टाइप का कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा बच्चों, जो तरीके मैं सिखाऊंगा,
अगर आप वो सीखेंगे तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगने वाली हैं। बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन बनते ही हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो भैया फेवरेट जोन है ये, ठीक है। 10 बार क्वेश्चन बने हैं। MS6 फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपके पास CrCl6 ऐसा कुछ दे दिया गया है, ऊपर में -+3 दिया है, या कुछ भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी से, FeCl6 -4, आपकी इच्छा है जो भी आपको लेना चाहे। MS6 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपने ले लिया, एक्सेट्रा करते रहो। क्या क्या चांस बन सकता है, तो भैया मेटल बीच में आ गया, चारों ओर कौन है, लिगेंड्स है, ठीक है। सारे लिगेंड कैसे बॉन्ड से जुड़ेंगे, सबको पता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो ऐसा ऐसा कर दीजिए यारो, और उसके बाद ये लोग आपस में ऐसे 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 हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट आप देखिए किसी को भी आप स्विच करेंगे, कोई नया स्ट्रक्चर ज्योमेट्री जनरेट हो रहा है क्या बच्चों, नहीं हो रहा है। ये तो एक तरीका है, इसलिए आप सीधे सीधे समझ गए कि नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलो मैं मेथड 2 सिखा रहा हूँ, जो मैंने शायद टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी मैंने बताया था कि आपको कैसे डील करना है। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास 6 लिगेंड है, उन सबको ट्रांस में रखिए, तो एक के ट्रांस में ए आएगा, एक के ट्रांस में ए आएगा और एक के ट्रांस में ए आएगा, और कोई भी नया ज्योमेट्री इनके स्विचिंग से जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा मतलब मैं समझ गया नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर आएगा कि नहीं आएगा, तो याद रखो मैंने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के केस में कहा कि भैया सिमेट्रिसिटी का केस नहीं आना चाहिए। अगर सिमेट्रिसिटी आया ऑप्टिकल इनएक्टिव है, पूरी तरह से अनसिमेट्रिकल आया तब ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ए का पेयर सिमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। कई बार ऐसा हुआ कि मान लीजिए ए का पेयर कहीं भी दिख जाए या बीबी का पेयर दिख जाए, सिमेट्रिकल आया ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव, कहानी खत्म, आपको चेक करने जाने की जरूरत ही नहीं है, कोई 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की कोई नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। या कई बार बच्चों ऐसा हो जाता, मान लो मेरा ए बी रहता और यहां पर मान लीजिए CD रहता, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होता कि इनएक्टिव होता, तो आप बोलते सर ये पेयर तो अनसिमेट्रिकल है, ये पेयर भी अनसिमेट्रिकल है, बट ये दोनों पेयर मिलके आपस में क्या हो गए, सिमेट्रिकल हो गए, तो अभी भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिव ही रहेगा। मतलब सिमेट्रिसिटी का एक सिंगल चांस, रिपीटेशन का एक सिंगल चांस आपको नहीं दिखना चाहिए, तो ऑप्टिकल एक्टिव लेना, अदरवाइज ऑप्टिकल इनएक्टिव लेना। तो हमको पहला केस तो समझ में आ गया MA6 टाइप के कॉम्प्लेक्स में कि ये ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करने वाला है और ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब इसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ गए, तो भैया 0 आ गए। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, केस नंबर 2, MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो MA5B टाइप के कॉम्प्लेक्स में आप कुछ भी ले लीजिए, NiCO4 ले लिया मैंने, यहाँ CN ले लिया, सॉरी ये 5 है, या इसी को MB5A भी बोल सकते हो, बात एक ही रहती है। और यहां पर मान लीजिए आपने +1 लगाया है, कुछ भी आपका कोई भी क्वेश्चन दे आप पहले कोडिंग कर लेना और उसके बाद आराम से बना देना। चलो क्या कर सकते हो, तो आप कोडिंग कीजिए AA ठीक, 5A 1B। चलो मैं किसी की स्विचिंग किया, अगर मैं ध्यान से देखिए यहाँ 2A के पेयर है और 1AB का पेयर है, अगर आपने इस B को यहाँ और इस A को यहाँ भेजा तो कुछ नया देखने मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं, फिर भी 2 AA के पेयर ही रह जाएंगे और एक AB का पेयर आएगा। मतलब हम लोग तो क्लियर हो गए कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं बच्चों, 0। ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्या भैया, पेयर सिमेट्रिसिटी दिखा दिया, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कोड है सीधे सीधे चीजों को कंसीडर कर देने का, ठीक है, एक लाइन में आप चीजों को बनाने में कैपेबल है बच्चों। चलिए इसको थर्ड लेते हैं, क्या लेंगे, MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स। थोड़ा मैं ज्योमेट्री बना दूं ताकि आपको बोर्ड में कैसे डील करना है थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। लाइक हमारे पास ऐसा दे दिया है 284B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, सारे के सारे मोनोडेंटेड है, और यहाँ पर आप चार्ज देखेंगे तो चार्ज यहाँ पे मान लीजिए +2 लगा है, सिंपल, नहीं -2 लगाइए, ओके। अब करना क्या है भाई, तो आप काम में लगिए, ऐसा कुछ भी रहे कॉम्प्लेक्स हो जाए, आप पहले इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें, ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें बच्चों तो एक काम कीजिए, पहले तो जो 2 B है ना, B को रेफरेंस बनाइए, जो कम होता है उसको रेफरेंस बनाइए, और दोनों B को क्या कीजिए, आप शीर्ष पे रख दीजिए। दोनों B को आपने क्या किया, म्यूचुअली एक दूसरे के शीर्ष पे रख दिया। बाकी जो A है उनको जहां जहां जगह बचा आप वहां वहां पे लोकेट कर दिए, सिंपल।
अभी दोनों बी क्या है बच्चों, सिस पे हैं, ठीक है। और जो प्लेसेस बच गई हैं उन सारे प्लेसेस पे हमने ए को रख दिया है। एक और काम करते हैं हम लोग, यहां पर तो आप लोग समझ गए कि बी और बी का पेयर मैंने जानबूझ के उनको अलग कलर से बनाया है। ये क्या है, सिस पोजीशन पे है। अब मैं एक काम करता हूं कि यही बीबी का जो पेयर है हमारा, उस बीबी के पेयर को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ये ऊपर भी ये नीचे भी। अब बाकी जगह जो बच गए वहां पर किसको डाल रहे हैं हम लोग, ए को। 4a है और 2b है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहां से देख पा रहे हो कि पहले बीबी कहां था, सिस पे था, अभी बीबी कहां है, ट्रांस पे है। दैट मींस कि ज्योमेट्रिकल डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। पहले बीबी सिस पे था, अभी बीबी ट्रांस पे है। और जब भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस जनरेट होता है तो आप उसको कंसीडर करोगे। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ जाएंगे बच्चों, तो 2 आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हो क्या, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, मेथड 2 अप्लाई करना, ठीक है। तो मेथड 2 अप्लाई कीजिए। क्या करो, 4a थे, ए और बीबी, एक तो ये केस हो सकता था, ओके। और दूसरा क्या केस हो सकता था, एक तो ए का पेयर रहेगा ही, ए बी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देख कर लीजिए और देखेंगे बार बार, तो दो जगह ए बी का पेयर बनेगा, एक जगह ए का पेयर बनेगा। आप बताइए ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ कि ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ, भैया ये देखते ही मैं समझ गया ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ कि इनएक्टिव हुआ, तो ये भी देखते ही समझ गया ऑप्टिकल इनएक्टिव। मतलब इस बार ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ गए, ऑप्टिकल आइसोमर बच्चों कितने आए, तो वो कितने आए हैं, 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, ये भी 2 बता रहा है, ये भी 2 बता रहा है। स्ट्रक्चर से भी आप बना सकते हो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, या आप ऐसे कोडिंग करके भी बना सकते हो, आपकी जो इच्छा है आप वो यूज करो। बट हाँ, मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए ये कोडिंग वाला तरीका बेस्ट है, क्योंकि ये तुरंत आपको बनाएगा, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों एक साथ आएगा। स्ट्रक्चर से आपको ऑप्टिकल आइसोमर पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, क्योंकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए थोड़ा सा आपको यहां से देखो, जैसे इसमें था, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरी है, फोल्ड करो, बीबी फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया। तो जहां भी किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर जाए, वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। सिमिलरली ये देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रही है, ये लाइन क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लाइन है, तो ये भी फोल्ड हो रहा है, सिमेट्री हो रहा है। जब भी कंपाउंड सिमेट्रिकल आएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी तो भैया नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप या तो स्ट्रक्चर से चेक कीजिए, या ये जो ट्रिक बना रहे हैं ना हम लोग बगल में मेथड 2 करके, उसको यूज कीजिए। पर ज्यादा बेहतर है मेथड वाला, मेथड नंबर 2 वाला। क्यों, क्योंकि जब कंपाउंड बड़े होंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि यार बार बार स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल एफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। बट हम स्ट्रक्चर बनाना और ट्रिक लगाना दोनों ही साथ में सीख के चलेंगे, क्योंकि हमको तो भैया दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। बोर्ड में तो आपको स्ट्रक्चर बना के आने, वहां ट्रिक मत लगा देना। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बिकॉज टाइम एक लिमिटेड फैक्टर है वहां पर, ठीक है बच्चों। अब चलो तीसरा या चौथा जो भी है हमारे पास, वो कंपाउंड देखते हैं। मैं ले रहा हूं MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स, MA4BC टाइप कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया FeCN4Py और NH3, इसमें चेक करना है, ठीक है, कितना आएगा, क्या आएगा। कुछ नहीं बच्चों, ए का एक पेयर, ए का एक और पेयर, और बीसी का एक पेयर। अगले केस में क्या होगा, ए का पेयर रहेगा, ए बी का पेयर हो जाएगा, और एसी का पेयर हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं, यही तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके साथ शिफ्टिंग भी करोगे तब भी हर जगह एक ए का पेयर तो आना ही आना है। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आप लोग सीधे सीधे दिमाग लगा पाए कि इन दोनों ही केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए, 2। कितने आ गए, 2। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो सबको समझ में आ रहा नहीं, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। OIA मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्यों, सिमेट्रिसिटी। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ऑब्वियसली नॉट, अगेन सिमेट्रिसिटी दिखा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ गए, अगर आपसे कोई पूछ देता कि इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर आप डिटरमाइन कीजिए कितने हैं, तो भैया कितने हैं, 0 है।
ठीक है। और टोटल अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, स्टीरियो आइसोमर, कई बार ऐसा ही पूछता है बच्चों 3 डायमेंशनल आइसोमर काउंट करो, तो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर, पर ऐसा ना। यही गलती जब मैं अपना एडवांस लाया था तब किया था, और एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। आगे से आप याद रखिए, स्टीरियो आइसोमर लाना रहेगा ना तो आप ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव करना। क्यों ऐसा क्यों करना? कई बार कई सारी बुकों में ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल ही लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आते हैं, दोनों को जोड़ दोगे स्टीरियो आइसोमर के नंबर आ जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही है। बट याद रखो बच्चों, जब भी आप ऑप्टिकल आइसोमर ले रहे हो तब आप 2 ले रहे हो, एक डेक्स्ट्रो के लिए भी काउंट कर रहे हो, एक लीवो के लिए भी काउंट कर रहे हो। तो जब 2 काउंट कर रहे हो ना, तब आप ये फॉर्मेट यूज करना, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल मत करना। ठीक है, अभी क्या होगा नहीं होगा वो सारी बातें अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपके सामने क्रिस्टल क्लियर करूंगा। ठीक है, इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, फॉर्मूला पे टेंशन मत लो, चीजें अपने आप क्लियर होंगी। तो भैया यहाँ ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं 0, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं 2, टोटल कितना है 2। आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल भी ऐड करता तो भी 2 आता, बिल्कुल आता, पर आगे पढ़ाई तो करो। अभी तो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बढ़ेंगे मजा तो तब आना शुरू होगा। चलो बच्चों, तो ये हमने एक और केस किया। अब जो केस करेंगे, दिस केस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना सब लोग अब। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, मैं कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं MA3B3 कॉम्प्लेक्स, और ये केस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा है, नीट के पेपर में 2 से 3 बार पूछा है, जेईस में कई बार पूछा है। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट केस है, ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पे आपको खूब सारा काम करना है। आपको कैसे देगा? आपको ऐसे सिंपली दे देगा, और यहां पर मान लीजिए Cl3 है, आपसे बोलेगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बताइए, या टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कंसीडर करिए। करना क्या है, तो चलिए काम में आइए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, मेटल आ गया बीच में, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्योंकि बोर्ड में भी कई बार आया बच्चों। जो भी ए बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जहां जहां मैं ए लिखूंगा समझ लेना H3 लिखा हूं, जहां बी लिखा हूं समझ लेना Cl लिखा गया है। तो बच्चों करो क्या कि आप सारे ए को एक साथ रखो, सारे ए एक दूसरे के क्या हो गया 6 पे हो गए, क्योंकि ये सारे लोकेशन ये 1 6 5 6 लोकेशन है ना। या ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं कि सारे ए के ट्रांस में बी को डालो, सारे ए के ट्रांस में बी को डालो, मतलब ये ए है, इसके ट्रांस में कौन आ गया भैया बी, ये ए है, इसके ट्रांस में कौन आ गया भैया बी, ये ए है, इसके ट्रांस में भी कौन आ गया बी। अब क्या होगा, अब हर बार की तरह आप क्या कर रहे हो, इन लोग को ज्वाइन कर रहे हो ऐसे ऐसे। ध्यान देना, आप कुछ अब स्ट्रक्चर में कहानी होने वाली है। तो जब आप इसको करेंगे तो यहां कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैं ये 2 लाइन बस हटा दे रहा हूं, ये 2 लाइन बस हटा रहा हूं थोड़ा अपना स्ट्रक्चर की ब्यूटी बढ़ाने के लिए, कि भैया ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे ऐसे शेडेड कर दो। ठीक, सिमिलरली ये बी वाला पार्ट है, मैं इसको ब्लैक कलर से शेडेड कर दे रहा हूं, या चलो इसी कलर से कर दे रहा हूं। तो यहां क्या हो रहा है, यहां आप लोग को ऐसा दिख रहा है कि मान लीजिए वॉर छिड़ी हुई है और 2 अलग अलग सेनाएं हैं, ठीक है, आर्मीज हैं, और वो एक दूसरे को क्या कर रही है, फेस कर रही है। ये एक आर्मी है, ये एक दूसरी आर्मी है, और दोनों के मुख एक दूसरे के क्या है, सामने है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, फेस टू फेस कर रही हैं। इसीलिए इस आइसोमर को हम लोग क्या नाम देते हैं, फेसियल आइसोमर या फेसियल स्ट्रक्चर, या शॉर्टकट में इसको फैक आइसोमर के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ये क्या कर रही है, एक दूसरे को फेस कर रही है। इस केस में क्या था, हर ए के ट्रांस में बी था, हर ए के ट्रांस में क्या था, बी था। इसी का दूसरा वाला फॉर्म, ठीक है, कि भैया क्या हो सकता है, पहले ना आप लोग ये मेथड ही लगा लो, अगर आप चलो पहले बात मुश्किल है। यहां ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, ए के ट्रांस में एक बी रखूंगा, सिमिलरली एक ए के ट्रांस में बी रखूंगा, और मैंने क्या किया ध्यान दीजिए, इसको स्विच कर दिया, इसको स्विच कर दिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, तो यहां ए आ गया
और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों बी, और ये भी क्या हो गया बी। जैसे ही आपने स्विचिंग किया, पहले के केस में एक सिंगल जगह भी ए के ट्रांस में ए नहीं था, अब आया है। बी के ट्रांस में बी नहीं था, अब आया है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग साफ साफ समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो क्रिएट हो चुका है, और जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है तो ये बात भी क्लियर हो गई कि ये एक अलग ज्योमेट्री है और ये एक अलग ज्योमेट्री है, मतलब हमको दोनों को कंसिडर करना है। और ये वो पेयर है जहां एक ए के ट्रांस में ए आ रहा है, एक बी के ट्रांस में बी आ रहा है, दिख रहा है ना, बी बी ट्रांस, और एक ए के ट्रांस में बी आ रहा है। तो ये यहाँ पर दो सिमेट्रिकल पेयर है और एक अनसिमेट्रिकल पेयर है, और ऐसे केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं मेरिडोनल। क्या बोलते हैं, मेरिडियन या मेरिडोनल आइसोमर, या शॉर्टकट में आप इसको बोलोगे मर आइसोमर। क्या कहेंगे, मर आइसोमर। तो दिस इज टू वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, जिसमें दो ज्योमेट्री बनेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आने भैया पूछा गया तो वो कितने आए, ओनली 2 आए। एक फेसियल आया, दूसरा मेरिडियन या मेरिडोनल आया। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छा से प्रिंट बना के दिया हुआ है। चलो अगर मैं इसको मेथड से, ट्रिक से अगर मैं इसको यूज करता तो मैं क्या देखता, Ma3B3 है, पहले ए है, फिर बीबी है, और लास्ट में ए भी है। एक पेयर ये होता है ना, ए के ट्रांस में एक, बी के ट्रांस में बी, और ए के ट्रांस में बी। एक पेयर ये हो सकता था, या ऐसा हो सकता था कि ए भी हो जाता, ए भी हो जाता, ए भी हो जाता, सारे मिक्सिंग कर जाते हैं लाइक दिस, ए बी ए बी ए बी, म्यूचुअली ट्रांस चल रहा है। इसलिए मैं पहले भी बोला फोकस पूरा किस पे जाए, ट्रांस पे जाए। अब चलो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिल गए भैया, 2 मिल गए। ऑप्टिकल एक्टिव है क्या पहले वाला, तो पहले वाले में भैया ए दिखा ना, ए दिखा, मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या हो गया, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिव है क्या, तो कहीं भी मुझे ए या बीबी का पेयर तो नहीं दिख रहा, मतलब सिमेट्रिसिटी की चांस है। कैसे है, ये पेयर तो सिमेट्रिकल हो गए ना, भले ये दोनों म्यूचुअली डिफरेंट है, बट ये दो पेयर मिलकर सिमेट्रिसिटी जनरेट करती है। और जब भी सिमेट्रिसिटी आएगा तब आप समझिए ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं आएगा, वो भी क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए, 2। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने आए, 0। ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर कितने आ गए बच्चों, ये दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो 2। दैट्स व्हाई स्टीरियो आइसोमर एक्टिव प्लस इनएक्टिव करना, वो भी कितना आया, 2 आया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma3B3 टाइप का। आगे और देखेंगे, ये डायग्राम उठा लेना, बड़ा प्यारा सा दिखता है ये। आगे देखिए, मोनोडेंटेड लिगेंड में देखो थोड़ा सा मैं क्या है, चीजों को ज्यादा पढ़ा ही रहा हूं, मुझे ही पता है, बट मेरा प्रयास ये है ना कि आपसे सवाल कहीं भी पूछे, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ले या आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले, आपसे हर सवाल बनना चाहिए। उसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ वीडियोस भी ज्यादा बन रही है। बट बच्चों का थोड़ा सा ये रहता है टेंशन कि सर ज्यादा वीडियो बन रहा है तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। कंटेंट देखो बेटा, कंटेंट देखो, ठीक है, और उतना मेहनत देखो कि ऐसा हम ले जाना चाह रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन आपसे डील होने लगे। खुद को डरा के कभी नहीं रखना है, मेहनत करनी है और बड़े सपने देखने हैं, और मेहनत में कभी पीछे नहीं हटना है, हर चीज अचीव करोगे। कोई ना कोई करता है, तुम करोगे यार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, A3B3 हो गया था, A2B2C कर दिया मैं, A3B2C, टोटल अभी भी 6 है। अब मैं डायरेक्टली ट्रिक पे काम करूंगा बच्चों। यहां पर A का पेयर एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, AB का पेयर बन सकता है और BC का पेयर बन सकता है, या यहां 2 B2 है तो आप BB का पेयर बना दो, ठीक। और यहां फिर क्या हो जाएगा, AC का पेयर और ये AA का पेयर। एक लास्ट केस ऐसा हो सकता है कि सारे पेयर डिसमिस कर दो, तो AB AC। इज इट क्लियर, पहले A का पेयर था, एक जगह BB का पेयर आया, बाकी ये सब आपस में जंबलिंग होते रह गए, ये भी जंबलिंग होते रह गए, और एक बार में किसी का पेयर नहीं आया। चलो बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस बार कितना आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर साफ साफ दिख रहा है 3 आया, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई चांस बनता नहीं है। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो A का पेयर देखते ही मैं समझ गया ऑप्टिकल इनएक्टिव।
चलो मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर नीचे लिख दे रहा हूँ। GI कितना आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है भैया, 3 आया। ऑप्टिकल एक्टिव आया, इनएक्टिव आया, तो सब लोग आप समझ गए ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है कि एक्टिव है, तो ए या बीबी देखते ही समझ में आया। एक जगह भी ए आ गया, एक जगह भी बीबी आ गया, या दो जगह ए बी आ गए, तो आप समझ ना पक्का वो ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव है भैया। क्या है वो, इनएक्टिव। इसके बारे में क्या कहते हो, ए बी। हालांकि ये डिफरेंट दिख रहा था, बट ए बी के पेयर ने काम बिगाड़ के रख दिया। ये भी क्या निकल गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि एक सिंगल जगह से भी सिमेट्रिसिटी का चांस बनाया, वन सिंगल प्लेस से भी, तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस बार ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने आ गए, 0। ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर कितने आ गए, 3। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए, 3, एक्टिव प्लस इनएक्टिव। बात समझ में आ गया। चलो आगे एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम लोग। इस बार हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं MA3B2C हो गया, A3BCD, वेरी इजी, A3BCD। ध्यान देना, ए का पेयर बना लिया मैंने, रहने दो, ए के पेयर को डिस्टर्ब मत करो, सोचना सीखो कैसे आप बनाओगे, ये जनरेशन कैसे करोगे। एक काम करो, एक ये तो एक्स्ट्रा बच रहा है, 3 थे मेरे पास, एक बार ए के ट्रांस में बी डालो, ए के ट्रांस में सी डालो, ए के ट्रांस में डी डालो, ए के पेयर को चलने दो, ए के पेयर को चलने दो, बाकी जो बचते जा रहा है यहाँ पर लॉक करते जाओ। बी हो गया तो यहाँ पर सी डी आया होगा, यहाँ ए सी हुआ है तो यहाँ बी डी आया होगा, और यहाँ पर ए डी हुआ है तो यहाँ पर बी सी आया होगा। ठीक, अब ए का पेयर बना है, अब इस पेयर को डिसमिस करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी, ए सी, ए डी। क्लियर हुई बात है, क्योंकि 3A अभी भी है और बी सी डी है। कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स आप लोग ऐसे ही मान लो, CO H2O थ्राइस, Cl Cn और NO2 दिया है, तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके सामने दे दे, आप उसकी पहले कोडिंग कर लेना, और एक बार कोडिंग करने के बाद ये आप जनरेट कर देना। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि इसके अलावा और कोई चांस नहीं बनता। दैट मींस कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कई आ गए भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 4। ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर चेक करता हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ए का पेयर, नाम देते ही मैं समझ गया, ए का पेयर आया मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां भी ए का पेयर ऑप्टिकल इनएक्टिव, बिकॉज सिमेट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ए का पेयर ऑप्टिकल इनएक्टिव, OIA, ऑप्टिकल इनएक्टिव। AB, AC, AD कुछ भी सिमेट्रिकल इस बार नहीं आ रहा है। जब इस बार सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है तो हम लोग साफ समझ गए कि ये वो केस है जब हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव आया, और जब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव आया डियर स्टूडेंट, तब वो दो अलग अलग फॉर्म में आएगा, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म में आएगा और दूसरा लिवो फॉर्म में भी आएगा। दैट्स व्हाई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हुए, 2। मैंने पहले ही बोला कि एक आएगा तो उसको 2 गिनना, क्योंकि हर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, ग्लूकोज एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है, तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म भी रखेगा एक स्ट्रक्चर और लिवो फॉर्म भी रखेगा एक स्ट्रक्चर। और आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने से 2 अलग अलग ज्योमेट्री कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप 2 अलग अलग कंसीडर करोगे, हालांकि आया एक ही, बट डेक्स्ट्रो और लिवो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण ऑप्टिकल एक्टिव मैंने 2 बोला, और ऑप्टिकल इनएक्टिव मैं कितना बोलूंगा, तो वो कितने दिख रहे हैं बच्चों, 3। अगर मैंने आपसे पूछ दिया रहता स्टीरियो आइसोमर आप काउंट करो, तो आप क्या बोलते, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल 4 है, ऑप्टिकल 2 है, सम करने से टोटल कितने आ गए, 6 स्टीरियो आइसोमर। हो जाता गलती, गलत करा बैठते आप, क्यों, क्योंकि इसीलिए तो मैंने पहले ही सिखाया है। आपसे पूछता हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल, 1 मत बोल देना, क्योंकि एक आया भी है तो उसके भी 2 केस है ना, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है तो आइसोमर काउंट करेगा, वो डेक्स्ट्रो भी काउंट करेगा, लिवो भी करेगा। तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 है, बट स्टीरियो आइसोमर 6 नहीं है, स्टीरियो आइसोमर 2 + 3 5 है। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जब भी स्टीरियो आइसोमर पे बात करने बोले, आप ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल मत करो बेटा, आप इस ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव से कंसीडर करो। ठीक है, तो ये सारे केसेस हम लोग और बढ़ाते जाएं। चलिए और 1-2 केस हम लोग निपटाते हैं। अब इस बार ना मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से बनाना, अब प्रयास खुद से आप लोग कर सकते हैं। मैं अगर आप लोग चाहो तो एक कोड दे देता हूं, उस कोड के थ्रू आप लोग चीजों को आराम से डील कर लेना।
हालांकि इसके बाद के जितने भी हैं, जैसे इसके बाद मान लीजिए एक स्ट्रक्चर लिया मैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया Ma2B2C2, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैंने आयरन लिया Cn2Py2H2O2 -1 चार्ज है या +1 चार्ज है, -1 ही रखते हैं, +1, ठीक। ऐसा है हमारे पास कुछ A2B2C2। करना क्या है, A का पेयर, B का पेयर, C का पेयर। A के पेयर को रहने दो, ठीक है, इस बार BC के पेयर को डिसमिस कर दो, BB के पेयर को रहने दो और यहां पर CC के पेयर को रहने देना। एक बार A का पेयर, एक बार BB का पेयर, एक बार CC का पेयर, और बाकी इधर AC को डिसमिस कर दो, A और C के पेयर को। यहां पर CC का पेयर बना है, मतलब AB का पेयर डिसमिस हो गया होगा, इजी। और लास्ट में सारे पेयर को डिसमिस कर दो, मतलब AB BC AC 2A 2B 2C हो रहा है, ठीक है बच्चों। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आप सीधे सीधे समझ गए। इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आ गए भैया, 5 आ गए, वेरी इजी। अब सेकंडों में काम होने लगता है ना, ठीक है। आपको बस ये बनाने आना चाहिए, और कैसे बनाना है वो सारी चीजें भी आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बारे में बताओ भैया, पीरियडिक सिमेट्रिसिटी देखी कि समझ गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां पर भी ए पेयर दिखा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां बच्चों बीबी का पेयर दिखा, सिमेट्रिसिटी आया ना लिगेंड्स में, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां सीसी का पेयर दिखा, सिमेट्रिसिटी आ गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां चेक करो, ए बी बी सी सी ए या ए सी, कहीं से कुछ भी सिमेट्रिसिटी नहीं आया, तो डियर स्टूडेंट दिस स्ट्रक्चर इज या दिस केस इज ऑप्टिकल एक्टिव। और जैसे ही ऑप्टिकल एक्टिव होगा, आप सबको पता है ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, डेक्स्ट्रो भी और लिवो भी। दैट्स वाई मुझसे पूछा जाए ऑप्टिकल आइसोमर कितने आ गए, ऑप्टिकल आइसोमर कितने आए, तो वो आए 2 आए, क्योंकि हर एक को 2 गिनना है। और ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर, तो वो कितने आए थे, 1 2 3 4 4। स्टीरियो आइसोमर अगर आपसे पूछ दे, स्टीरियो आइसोमर कितने आ गए, तो एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव करना, और टोटल कितने आ रहे हैं, 2 + 4 6। तो इस तरीके से आप लोग अगर ये कोडिंग सीखे, तो आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बताओगे इमीडिएटली, ऑप्टिकल एक्टिव भी बताओगे, और स्टीरियो आइसोमर भी बता सकते हो। तो चलो ये सारी चीजें हो गई। आगे के स्ट्रक्चर्स को ओपन कर करके आप लोग और ज्यादा खुद से ला सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोग को छोटा सा एक और ट्रिक बता देता हूं, उससे क्या रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना भी हमने सीखा, और ट्रिक लगा के ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, ये सारी चीजों को कंसीडर करना भी सीखा। ट्रिक ले लेते हैं। अगर मान लीजिए Ma6 टाइप का आइसोमर है, ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव कब चेक करना है, क्लियर है। आप कोडिंग करना, कोडिंग से आपको पता चल जाएगा, सिमेट्रिकल हुआ इनएक्टिव, अनसिमेट्रिकल रह गया, हर जगह से ऑप्टिकल एक्टिव होगा। पर एक एक्टिव भी 2 गिनना ना, डेक्स्ट्रो के लिए भी और लिवो के लिए भी। पर बच्चों पूरी तरह से मैं पहले ही बोल रहा हूं, हेडिंग क्या चल रहा है हमारा, मोनोडेंटेड लिगेंड। बायोडेंटेड लिगेंड की पढ़ाई भी अलग से करनी है। उसमें क्या होगा कि ये कोडिंग काम नहीं आएगा, क्योंकि इन कोडिंग में आप स्विचिंग कर रहे हो और बायोडेंटेड लिगेंड लॉक लगा के रखते हैं, वो स्विच नहीं करते। और जब वो स्विच नहीं करते हैं, तो फिर वहां का केस थोड़ा आपको थोड़ा जाके पढ़ना पड़ेगा, और हम वो भी चीज बहुत स्मूथली कवर करेंगे। यहां तक क्या चीजें समझ के रखिए। फिलहाल के लिए मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखते जा रहा हूं, ठीक है। Ma6 हो सकता था एक केस, दूसरा क्या होता है Ma5B, तीसरा केस क्या हो सकता था डियर स्टूडेंट, Ma4B2, और क्या आ सकता था Ma4BC। पीछे से हम लोग बस इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। आगे हो सकता था Ma3B3, फिर हो सकता था Ma3B2C, नेक्स्ट आ सकता था Ma3BCD, पूरा एक्सटेंड हो गया। पहले A6 का केस, फिर A5 का, फिर A4 के 2 केस, A3 के 3 केस। अब यहां पर क्या आ सकता है, A3 के भी पूरे खत्म हो चुके ना, BCD हो गया है, तो A2 B2 C2। अगला क्या आएगा डियर स्टूडेंट, A2 B2 CD, पीछे से एक्सटेंड करते जाना। नेक्स्ट क्या आ सकता है
Ma2 CD हो चुका है ना, तो BCDE and the last one final MABCDEF टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर सारे कंपाउंड में कितने हैं 6 हैं। इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे तो सीधे एक बार में याद रखना, टेलीफोन नंबर टाइप याद रखना, स्टार्टिंग के 2 0 0 2 0 3 2 2 0 3 2। वेरी इजी, पहले ये सीक्वेंस बना दो, बहुत आसानी है, पीछे से बस एक्सटेंड करते जाओ और कुछ हो नहीं रहा है। 2 0 3 2 देन उसके बाद 3 4 5 6 9 और 6 और 9 मिला के कितने हो गए 15 आइसोमर। तो ये पूरी की पूरी लिस्टिंग है आपके पास टोटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस किस केस में कितने कितने बन सकते हैं। तो वो सारे केसेस भी आपके सामने क्लियर है, एक लाइन में हमने बता दिया कोडिंग कैसे करना। तो ये पूरे एक्सटेंड करना 2 0 3 2 3 4 5 6 के बाद 9 लाना और 6 और 9 ऐड हो गए कितने हो गए, लास्ट वाले केस में 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी के लिए आप लोग को वो कोडिंग वाला काम करना है। अब बायोडेटेड लिगेंड के लिए बच्चों हम अगले क्लास में देखते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे।